शिवसेना जैसे अपने माँ से बेईमानी करना चाहते, शिवसेना माँ है हम सब, बेईमानी करना चाहते तो हम उनको छोड़ेंगे नहीं। जो चाहे वो कर लीजिए। मोदी जी के चेहरे पर नहीं या शिंदे जी के चेहरे पर नहीं सुनकर आए हैं ये उद्धव बाला साहब ठाकरे जी और बाला साहब ठाकरे जी के चेहरे पर लोगों ने उनको वोट दिया है। अगर कोई बेईमानी करता है तो याद रखिए 15-15 करोड़ कल रात को दिया, पैसा पहुंच गया, ऐसा मुझे इंफॉर्मेशन है, और बाद में चार्टर फ्लैट में बैठे। तो अपने परिवार के बचाव को लेकर के रामगोपाल जी ने एक चिट्ठी अमित शाह जी को दिया है कि हम लोग आपके साथ हैं, जितने भी विधायक की आवश्यकता है उसकी सूची ये है, आप उनको बुला के अपना पार्टी ज्वाइन करा लीजिए। यही तो रामगोपाल ने चिट्ठी दी है। भारतीय जनता पार्टी जो औरों की पार्टी तोड़ रही है, औरों के सांसद छीन रही है, यूपी में उन्हीं के विधायक तैयारी में हैं पाला बदलने के लिए। और कई ऐसे लोग हैं वो समय पे ही पत्ते खोलते हैं। नमस्कार घंटे में स्वागत आपका। मैं हूं योगेंद्र, आप देख रहे हैं खास खबर, और खास खबर में हम बात करेंगे अब शिवसेना में भी टूट की एक बार फिर आहट आ रही है। कहा तो ये जा रहा है कि ऑलमोस्ट टूट चुकी है शिवसेना। उद्धव गुट के 6 सांसद दिल्ली पहुंच गए हैं, शिंदे से मुलाकात कर चुके हैं, और बताया जा रहा है कि गुरुवार को वो स्पीकर ओम बिरला से मिलेंगे। ओम बिरला के निवास पर भी हलचल बताई जा रही है। लेकिन बहुत बड़ी बात यह है कि इंडिया गठबंधन जो पिछले दिनों बैठक हुई, इसमें यह था कि मजबूती होगी, लेकिन मजबूती के साथ ही जो अलायंस के साथी हैं उनका अस्तित्व खतरे में पड़ रहा है। 2 बातें होंगी इसमें, या तो अब सबके समझ में आएगी कि मिलकर के ही साथ ना ज्यादा जरूरी है, या एक बीजेपी के स्लोगन का मैं जरूर एक चुटकी लेना चाहूंगा कि बटोगे तो कटोगे। तो इसी के साथ मैं आगे बढ़ूंगा। ओम सैनी साहब हमारे साथ में हैं, राजीव जैन साहब हमारे साथ है, श्याम सुंदर शर्मा साहब हमारे साथ में। तीनों सीनियर जर्नलिस्ट है, बहुत बारीकी से वर्षों से राजनीति को देख रहे हैं, समझ रहे हैं, हर दौर को भी देखा है।
क्योंकि राजनीति की तासीर आजादी के बाद से ऐसे ही चल रही हो ये भी नहीं है, बहुत सारे दौर बदले हैं। तो ओम जी के पास में जाना चाहूंगा। ओम जी, क्या लग रहा है आपको? तो अब ये बीजेपी ने तो जो कहा, नारा दिया पब्लिक में, लेकिन अब ये लगता है कि इसको विपक्ष को समझना चाहिए कि पटोगे तो कटोगे। देखिए योगेंद्र जी, ये तो बड़ा रोचक बयान है और बड़ा इस वक्त बड़ा मौजू है, बटोगे तो कटोगे। लेकिन हकीकत यह है कि जब स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद में लोकसभा और विधानसभाओं के चुनाव हुए तो कांग्रेस सबसे बड़ा दल था और जितने भी मठाधीश थे सब अपने आप को कांग्रेस में समाहित करके आगे बढ़ रहे थे। लेकिन कालांतर में इनमें वो नाराजगियां पैदा होने लगी। तो सबसे पहले तो मैं ये जो नॉर्थ ईस्ट के जो लोग हैं, नागा, मिजो, ये सारे नाराज होकर के और मैदान में आए और होते होते टीएमसी और एडीएमके और पीएमके सारे जो आप विभाजन देख रहे हैं, ये शिवसेना या ये सब इसी तरीके से सब निकले हैं। लेकिन ये सब निकले कांग्रेस की कृपा से उन्हीं के यहाँ से ट्रेंड होके आया, फिर अपनी किस्म से जाड़ा बुना और उसके तरीके से फिर इसका एक इन पूरे दलों का बंटवारा देख लीजिए आप, वामपंथी हैं, मध्यम मार्गी हैं या फिर दक्षिणपंथी हैं ये। और दक्षिणपंथियों की अगुवाई जनसंघ दल करता रहा है और वही जनसंघ दल आज हिंदुस्तान में शासन कर रहा है। नाम बदल गया और कुछ नहीं है, बाकी वही सब धारणाएं हैं, वही सब। और वही हाल इधर कांग्रेस का है। इसके वैचारिक टुकड़े काफी सारे होते रहे अंदर ही अंदर सब कुछ। तो आज हम जो देख रहे हैं उसी का नतीजा है कि जो दीदी है, ममता जी हैं, वो सब इधर कांग्रेस से तो गए। इन्होंने कहा कि हमारे साथ में अत्याचार हमारा हिस्सा नहीं, हमें ये नहीं। तो पहले तो वो उस तरीके से निकल के आए, फिर माटी मानस को लेकर के आए, फिर वामपंथ की सरकार को जानने के लिए दूसरा एक स्लोगन निकाल लिया और अब स्वयं अपने आप में नष्ट हो रहे हैं। ये हाल हो रहा है कि कैसे अंडे मारे जा रहे हैं, कैसे केस चल रहे हैं, कैसे। तो इंडिया गठबंधन के जो लोग इकट्ठे हुए थे वो इस वास्तविकता को समझ गए और उस वास्तविकता को और इसके रोग को उन्होंने अपने किस्म से नाम दिया है। वो कहते हैं कि दक्षिणपंथी ताकतों का अपना जमघट बन गया है जो बीजेपी के नेतृत्व में पूरे हिंदुस्तान के अंदर सब कुछ बदलना चाहता है। तो उनसे बचने के लिए हमें एकजुट होकर के और इस तरीके से सामने आना चाहिए। लेकिन सबको डर लगता है, सब अपनी चौधराट छोड़ना नहीं चाहते। अखिलेश नहीं छोड़ना चाहता, तेजस्वी छोड़ना नहीं चाहता, स्टालिन छोड़ना नहीं चाहता, शिवसेना के उद्धव छोड़ना नहीं चाहते। तो अब ये जो अलग अलग आप जो इनके जो शिकार करने के जो तरीके बदले हैं, अभी जैसे ये जो शिवसेना से जो निकल के गए हैं, 9 जो गए थे और उसमें से कितने से रह गए, उधर ममता के कितने निकल के गए और कहाँ जाकर के कौन सी पार्टी, तो कहीं पता ही नहीं लगे थे, जिसके कुल मिला के 800 वोट आए थे लोकसभा के चुनाव में या विधानसभा के चुनाव में, उसने अपना अस्तित्व अचानक और सब उसकी छांव में उसके छाते के नीचे इकट्ठे हो गए। तो बड़ा रोचक दृश्य है, लेकिन हमारे लोकतंत्र के लिए तकलीफ देह है। ये अच्छा नहीं है जो कुछ भी है। तो ये इसमें जो भारतीय जनता पार्टी के या आरएसएस के जिस लीडर ने ये कहा कि कटोगे तो बटो जो होगा वो डायलॉग, उसके मुताबिक अगर बचना है और अपना अस्तित्व रखना है तो आपको यूनाइट होकर के अपना मोर्चा बना करके अपना जो घोषणा पत्र है वो तय करके आगे बढ़ना चाहिए। अन्यथा वही होगा जो उन्होंने कहा है कि बटोगे तो ये होगा। इसका पृष्ठभूमि ये है जो मैंने आपको बता दी। जी, तो राजीव जी आपके पास में आना चाहूंगा मैं। अभी क्या लगता है आपको कि एक वो दौर अभी है कि बिखराव और होगा? और केवल यही नहीं, क्योंकि राजभर ने जो कहा है कि एक रामगोपाल यादव ने चिट्ठी थमाई थी अमित शाह को, उसके बाद में कयास राजभर की ओर से आया है कि अब समाजवादी पार्टी का नंबर है, समाजवादी पार्टी टूट रही है। तो ये एक दौर चलेगा, अभी समाजवादी पार्टी के बाद में हो सकता है किसी और का भी नंबर आए और धीरे धीरे ये सिलसिला चलेगा, या फिर विपक्ष के जो नेता बचे कुछ हैं वो संभलेंगे, समझेंगे? देखिए योगेंद्र जी, बड़ी एक जो दूसरे दल हैं, छोटे दल जिनको कह सकते हैं क्षेत्रीय दल, उनमें बड़ा बिखराव की स्थिति आ गई है। अब अभी ओम जी भाई साहब कह रहे थे कि दक्षिणपंथी पार्टी के उसमें शामिल हो रहे हैं सब, लेकिन एक जमाने में शायद कांग्रेस के खिलाफ सारे दल एक हुआ करते थे कांग्रेस को हटाने के लिए। मेरी गलत बात
कोई मैंने स्थिति अब आ गई। ये देखा। सर्कल है, ये घूमते साइकिल जो है यो घूमता है। हाँ ठीक है। अब मतलब जो ताकतवर पार्टी रहती है केंद्र में सत्ता या ज्यादातर राज्यों में सत्ता में रहती है, उसके खिलाफ जो दूसरे दल होते हैं वो लामबंद होते हैं। ये पूर्व में भी हो चुका है, पूर्व में कांग्रेस के खिलाफ हुआ करते थे, लेकिन अब स्थितियां एकदम बदल गई। कांग्रेस अब कहीं बहुत सिकुड़ सी गई पार्टी, उससे निकली हुई पार्टियां जो क्षेत्रीय दल के रूप में पनपी, उनका जनाधार उन्होंने अपना पिछले समय में काफी बढ़ाया। लेकिन पिछले 8-10 साल का हम जो देखें भारतीय लोकतंत्र की मतलब जो स्थिति देखें, उसमें एक पार्टी भारतीय जनता पार्टी जो एक तेजी से उभरी, उसके इर्द गिर्द जो और छोटी पार्टियां आने लगी। अब राज्यों के जब चुनाव होने लगे, राज्यों में जब हाथ मिलने लगी क्षेत्रीय दलों को, जैसे हाल ही में आपके बंगाल में तृणमूल को, तमिलनाडु में डीएमके को, तो इन पार्टियों में कहीं बिखराव आने लगा। अब महाराष्ट्र की पार्टी जिसका जिक्र चल रहा है ताजा शिवसेना, उद्धव बाल ठाकरे नाम से यूबीटी जो शिवसेना के रूप में है, उसके 9 सांसद हैं, उसके 6 टूट जाएंगे, 2 तिहाई हो जाएंगे। तो ये एक प्रक्रिया चल रही है, ये एक सत्ता का भी आकर्षण होता है इसमें नहीं। और जो दूसरे नेता होते हैं या जो दल बदलते हैं या जो अपने दल का दूसरे दल में विलय करते हैं, तो उनको भी कहीं ना कहीं लगता है कि अब ये हम जिस पार्टी से चुनकर आए उसका जनाधार सिकुड़ रहा है, तो उनको अपनी अगली राजनीति भी देखने के लिए वो उस संदर्भ में चले जाते हैं। अब आरोप भी लगते हैं कि इसमें कहीं धन का लेन देन होता है, ये इसके कोई सबूत तो होते नहीं है, आरोप ही रहते हैं। ये हमेशा ही लगते आए हैं। जब पहले कांग्रेस में लोग मिलते थे तब कांग्रेस पर इस तरीके के आरोप लगते थे, अब जो सत्तारूढ़ दल है उस पर इस तरीके के आरोप लगते हैं। तो ये एक बिखराव सी चीजें हैं। अब अभी वो जैसे जिक्र है कि त्रिपुरा की एक गुमनाम सी पार्टी जिसके 100-200 ही वोट आए, उसको तो ये मान के चलो छप्पर फाड़ के मिल गया, जो कहते हैं ना कि छप्पर फाड़ के मिला, तो उसको तो 20 सांसद मिल गए एकदम ही। अब राज्यसभा में देख लीजिए, आम आदमी पार्टी के एकदम 7 सांसद बीजेपी में शामिल हो गए, जबकि पंजाब में बीजेपी के 2 ही विधायक है और सांसद वहां से राज्यसभा के 7 बीजेपी में आ गए। तो ये बड़ा एक कहीं ना कहीं एक बहुत चीजें चल रही हैं। जो सांसद चुने जाते हैं उनको अब लग रहा है कि कहाँ जाना चाहिए। तो अगले चुनावों तक और स्थिति साफ होगी, कौन सी पार्टियां या तो इन सांसदों के खिलाफ जनता होगी या इनके जो इन्होंने कदम उठाया उसका समर्थन करेगी। ये तो चुनावी नतीजे ही हमारे सामने आएंगे, क्योंकि हमारे सामने पैमाना वही है कि नतीजे क्या रहते हैं। अभी हम चर्चा तो कर लेते हैं कि भाई ठीक है कि ये गए या गलत है या सही है, लेकिन आप और हमसे बहुत समझदार होते हैं ये सांसद और राजनीतिक दल। हम तो चर्चा ही करते रहते हैं, उनके अपनी रणनीति अलग चलती रहती है। अब एक रणनीति जो आप और हम जैसे भी लोगों को समझ में आ रही है कि शायद वो जो डिलिमिटेशन वाला बिल था, महिला रिजर्वेशन वाला बिल, कहीं उसकी पूर्ति के लिए, क्योंकि जो सत्तारूढ़ दल है उसमें मतलब बहुत हार्डकोर जो लीडरशिप है, उसको लगा कि यार इसको तो हमको करना ही है, तो कहीं उस दिशा में आगे बढ़ते बढ़ते वो सांसदों को इस तरीके से बिल्कुल एग्जैक्टली वही लगता है, क्योंकि जिस तरह के सांसदों को जुटाने का क्रम चल रहा है, उससे लगता है कि बीजेपी कुछ बड़ा करने वाली और लंबी दूर नहीं है। आने वाले सेशन में मुझे लगता है कि सर ये मानसून सत्र में नहीं तो जब अभी शीतकालीन सत्र आएगा तो उसमें कुछ हम कुछ एक बड़ा कुछ करने वाले हैं, जिसका आपने संकेत दिया। ये एक बिल भी हो सकता है जिसे यूपी इलेक्शन से पहले पास कराएंगे। और यह भी एक चर्चा है कि इस बिल को पास कराने के बाद में जिन 4 राज्यों में चुनाव होने वाले हैं 2027 के, उसको प्री भी कर सकते हैं कि उन्हें थोड़ा और जल्दी करा दिया जाए। खैर ये एक अब चर्चा है, लोगों का ऐसा आंकलन है, मानना है। श्याम जी आपके पास में जाना चाहूंगा मैं। एक बात मैं आपसे समझना चाहूंगा कि चले एक नेता जो होता है या सांसद विधायक जो भी एक टूट करके जा रहे हैं, लेकिन उनकी आस्था एक बहुत बड़े बल के वोटर के रूप में होती है। वो वोट डालते हैं उन्हें, उस पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूएंसी भी और असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी के लोग भी उसे चुन करके भेजते हैं। ऐसी पोजीशन में वहां की पब्लिक भी शिफ्ट कर जाती है या उनकी मनोस्थिति जो है उस पर एक कुठाराघात होता है, या सोचती है पब्लिक, या ये देखती है कि कोई नहीं क्या फर्क पड़ रहा है कि वोट डालना है हमें। देखिए योगेंद्र जी, उस पब्लिक से पूछा कहाँ जाता है? वोट के आधार पर जीतते तो उनसे जिस पार्टी के आधार पर वो सांसद बनते हैं, जब जाती वक्त ना तो पार्टी से पूछते हैं ना उन पब्लिक से पूछते हैं जिनके प्रतिनिधित्व करते हैं। तो लोकतंत्र में जिस प्रकार का माहौल बदल रहा है, पिछले 3 महीने में 39 सांसदों ने अपने हृदय को परिवर्तन किया। ये देखिए निश्चित तौर पर
सांसदों के लिए स्वार्थों की पूर्ति हो सकती है, लेकिन लोकतंत्र में जिस प्रकार का माहौल कायम हो रहा है, वो कभी भी ये नहीं कहा जा सकता है कि लोकतंत्र इससे सुरक्षित रहने वाला है। अब सत्ताधारी पार्टी विभिन्न प्रकार के प्रलोभन देकर के लोकतंत्र को क्या खतरा होगा? लोकतंत्र को क्या खतरा होगा? वो तो सारे के सारे भारतीय ही हैं, वो राष्ट्र निर्माण से जुड़ रहे हैं। आप देखिएगा कि लोकतंत्र के स्वतंत्र लोकतंत्र, निष्पक्ष लोकतंत्र जो कायम करने की परंपरा रही है, जिसकी पार्टी के आधार पर आप जीत के आए हो, उसको आप धोखा दे करके आ रहे हो, तो लोकतंत्र में कहाँ स्वच्छता रही, कहाँ शुचिता रही? ये मान मर्यादा का जो कायम रहता था पुराने लोगों में, वो अब बिल्कुल अलग कमर्शियल टाइप हो गया है। राजनीति भी अब राजनीतिक सेवक के रूप में नहीं हो रही है, अब कमर्शियल तरीके से राजनीति हो रही है। अब आप, ये सही बात है, राजीव जी सही कह रहे थे कि डीलिमिटेशन का बिल गिरने के बाद अमित शाह और नरेंद्र मोदी जो आहत लेकर के घूम रहे हैं, उसका बदला किस प्रकार से दिया जाए, क्योंकि वो उनकी रणनीति थी कि ये सब लोग बाहर चले जाएंगे पार्लियामेंट से और हमारा बिल पारित हो जाएगा, लेकिन वो सपना पूरा नहीं हुआ। अब वो सपना पूरा कैसे होगा? देखिए, अभी तक तो इनको लोकसभा अध्यक्ष को आप पत्र दे देंगे। अभी देखिए कि जो राहुल उद्धव ठाकरे की पार्टी ने 18 जून को दिल्ली में अपने व्हिप जारी करके पार्टी की बैठक बुलाई है और उनको कहा है कि अगर पार्टी की व्हिप अगर नहीं मानोगे तो आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। अब इस डिस्क्वालीफाई को मानेगा कौन? अगर लोकसभा अध्यक्ष निर्णय सही तरीके से करेगा तो फिर कुछ होगा, क्योंकि लोकसभा में भी जिस प्रकार से अभी भी टीएमसी वालों को, मैं इसमें संशोधन कर दूं, व्हिप जो है वो सदन में ही मान्य होता है, सदन के बाहर उसकी कोई मतलब वो नहीं है। ये ठीक है, कहने में वो पार्टी कह रही है कि हमने व्हिप कर दिया, लेकिन उसकी कोई वैधानिकता नहीं है। वैधानिकता तभी है, देखिए व्हिप का सीधा मतलब है हाउस के अंदर लागू होती है व्हिप। हाँ, हाउस के अंदर लागू नहीं, लेकिन वो पार्लियामेंट्री कमेटी जो संसदीय बोर्ड की बैठक बुला रहे हैं उस पार्टी की, इसलिए व्हिप जारी कर रहे हैं। देखिए, आप लोकसभा के नहीं, ये जो आप कह रहे हो उसमें अगर वो पार्टी की बैठक करते हैं, उसके लिए व्हिप जारी करते हैं, तो वो उस तरह से लायक होती है। ये नहीं कि आप केवल लोकसभा का सत्र चल रहा है और लोकसभा के संसदीय, अब आप जिस तरह से विधि विशेषज्ञों ने कहा है कि भाई उन्होंने व्हिप जारी करके कहा है कि हम पार्टी की बैठक करना चाहते हैं, संसदीय दल की बैठक में आना आवश्यक है। अब आप, ये जरूरी है लोकसभा का सत्र चले तो ही संसदीय दल की बैठक होती है। संसदीय दल की बैठक कभी भी उनका नेता बुला सकता है। अब बुलाइए, आप देखिए कानूनी तौर पे किस प्रकार से क्या होगा पता नहीं। टीएमसी के लोगों को भी अभी तक अलग दल का मान्यता नहीं दे पाए लोकसभा अध्यक्ष, क्योंकि अभी भी विचार। लेकिन ये है कि जब अगर लोकसभा में डिलिमिटेशन का बिल आएगा, उस वक्त ये सांसद अपने अधिकारों का प्रयोग ये करेंगे कि उस लोकसभा से बाहर चले जाएंगे, तो मौजूदा स्थिति में 2/3 बहुमत वाला हासिल करने की स्थिति आ जाएगी। तो ये इस तरह की जो बन रही है, अब वो किस तरह का माहौल बनेगा, किस तरह का नहीं बनेगा, अलग बात है। लेकिन देखिएगा, वो देखिए सपा वाले भी आजकल वहां पे भी कुछ हलचल तेज है। अब आपने देखा कि अभी थोड़े दिन पहले ही देखिएगा कि अखिलेश जी की पत्नी ने कहा कि मेरी बेटी को लेके जो कुछ हो रहा है, लेकिन वहां भी एक दावा कर रहे हैं सुहेल देव और देखिएगा ओम प्रकाश जो मंत्री हैं, उन्होंने दावा किया है कि वहां पे भी बड़ी, उन्होंने कहा है, दरअसल राजभर का ये कहना है कि पिछले दिनों राम गोपाल यादव ने अमित शाह को एक चिट्ठी, लेटर टाइप कुछ थमाया था। उसके बाद वो कह रहे हैं कि टीएमसी से भी बुरा हाल होगा समाजवादी पार्टी का। उधर अखिलेश ने काउंटर किया है कि बीजेपी के कई विधायक हमारे संपर्क में हैं, वो बीजेपी छोड़ करके समाजवादी पार्टी का दामन थामना चाहते हैं। चले, मैं वापस आ रहा हूं एक बार वापस आप लोगों के पास में। मैं ओम जी का रुख करना चाहूंगा। तो ओम जी, मैं ये जानना चाहूंगा, आपको दर्शक भी समझना चाहेंगे कि अब ये जो दौर है, ये अभी तो जैसे मैंने राजीव जी से भी पूछा था, चलेगा भी, ये रुकने वाला नहीं है, और ये एक संख्या बल का भी एक आधार हो सकता है। तो उसके बाद में एक बड़ा कुछ कर सकती है बीजेपी, लाइक जो महिला आरक्षण बिल है उसको लेकर के, क्योंकि उस बिल के एक टीस है मोदी अमित शाह के कि वो हमें पास करवाना है, और अभी मुझे लगता है कि इसी सत्र में आने वाले में पास कराएंगे। संख्या बल दोनों ही हाउस में उन्हें जुटाना जो होना चाहिए 2/3 वाला, वो इस हिसाब से वो जुटा लेंगे। 313 के आसपास, उससे प्लस सांसद इनके पास में हो जाएंगे। अब देखिए, इस विभाजन को समझने के लिए और जानने के लिए तो इन्वेस्टिगेशन जर्नलिज्म का इस्तेमाल अगर करेंगे तो सब कुछ सामने आ जाता है कि बड़े तरकीब से जो भी
जो भी सत्ताधारी दल के रणनीति का निर्माण करने वाले हैं, उन्होंने कुछ इस तरीके से चीजें बांट करके देखी है कि जिसमें सबसे पहले जातियां जीवित हो गई हैं, वर्ण जीवित हो गए हैं, पुरानी चीजें जीवित हो गई हैं, और उसके साथ साथ में उनकी उनकी इच्छाएं आकांक्षाएं बहुत ज्यादा बढ़ी हुई हैं, और उनकी पूर्ति उनके उस दल में नहीं हो रही जिस दल में वो अभी तक बैठे हैं, जिनसे समझ रहे थे वो। उनको लगता है कि हमें यहाँ से बाहर निकलना चाहिए और उसके साथ में जुड़ना चाहिए, जिससे कि हम अपनी वो पूरी कर सकें। और उसमें लालच भी है, ग्रीड भी है, लेकिन वो जो मॉरलिटी का एक कंसेप्ट जो डेमोक्रेसी में हुआ करता था या राजनीति में हुआ करता था, वो कंसेप्ट बुरी तरह से किल हो रहा है। हम इसमें कितने ही ताकतवर बना लें, चाहे वो मोदी जी को और अमित शाह साहब को कितना लाभ पहुंचे, चाहे किसी और को पहुंच रहा हो, लेकिन इससे देश का जो डेमोक्रेटिक ढांचा है वो बड़ा हिल रहा है। उसको बड़े सारे इंस्टीट्यूशंस जिस तरीके से काम करने लगे हैं, किसी के बारे में आप ये नहीं कह सकते कि स्वतंत्र रूप से काम कर रहा है। जुडिशरी के बारे में इस तरह के आक्षेप लगने लगे। विधायिका के आप देख ही रहे हैं कि लोग पैसे लेकर के इधर से उधर जाने का सिलसिला बनना, तो ये खुशी का मौका नहीं है, ये तकलीफ का मौका है। और इसको उसी तरीके से उसी निगाह से देखना चाहिए कि डेमोक्रेसी है ये, इसमें विचारधाराओं का तो सम्मान होना चाहिए। विचारधाराओं के तहत लोग जहाँ इकट्ठा होकर के कुछ डिमांड करते हैं, प्रदेश की करते हैं या अपने दल की करते हैं, तो वो महत्वपूर्ण है, उसके बारे में कोई ऐतराज की बात नहीं होनी चाहिए। लेकिन उसे हासिल करने के लिए जो संख्या बल जुटाया जाता है वो अपने आप में बड़ा खतरनाक है। और ये आज अच्छा लग सकता है, लेकिन कल कैसा होगा ये देख करके बड़ा दिल दहलता है कि ये तो बड़ा खतरनाक हो रहा है। अब वो डेमोक्रेटिक सेटअप ही नहीं रहा। आप और मैं इस तरह से बात करके सोच रहे हैं, ये सोचना बंद हो रहा है योगेंद्र जी, ये बड़ी दिक्कत की बात है। क्योंकि हमें ऐतराज नहीं है दक्षिण पंथ से, वाम पंथ से, मध्यम मार्ग, हम सबको समझना चाहते हैं। सबकी जो आकांक्षा है, आइडियोलॉजी का नहीं, तो सब कुछ आइडियोलॉजी कहीं किसी की नहीं बची है। मैं इसलिए बोल रहा हूँ ये बात कि क्या कहते हैं, राजीव जी ने बोला, मैं बिल्कुल न दक्षिण पंथ के फेवर में हूँ, न वाम पंथ के फेवर में हूँ, न मैं मध्यम मार्ग के। इस वक्त मैं एक पत्रकार हूँ और जो इन्वेस्टिगेशन के निगाह से चीजों को देख रहा है कि हम वोट कहाँ से जुटते हैं, वोट कैसे जुटाए जाते हैं, संख्या बल कैसे बढ़ाया जाता है, इसकी बात आइडियोलॉजी कोई बची भी नहीं है। आइडियोलॉजी अब कोई बची भी नहीं है। तो ये विवाद का विषय, अपन इस पे डिसएग्री। चले मैं राजीव जी का रुख करना चाहूंगा। राजीव जी, एक चीज तो तय है कि आज जो टूट हो रही है, हम इस पे चर्चा कर रहे हैं कि लोग बीजेपी के नजदीक जा रहे हैं या बीजेपी पे आरोप लग रहे हैं कि विपक्ष जिनके लोग टूट के जा रहे हैं उन पे कि पैसे देने के आरोप लग रहे हैं। लेकिन आपको ध्यान होगा कि ये टूट, इधर से उधर जाना, धड़े के धड़े गायब हो जाना, उसके बाद में राजीव गांधी के समय दल बदल विधेयक भी आया। तो 85 में राजीव गांधी के टाइम ही आया था ये। तो ये एक बात कही जा सकती है यहाँ पे कि भारत के लोकतंत्र में आज का जो दिन हम देख रहे हैं, ये भी विरासत में ही मिला है कि हाँ, ये भी एक रूट होता है, ऐसा भी होना चाहिए। तो इसको लेकर के कभी गंभीर चर्चा पहले नहीं हुई कि आज इसकी आवश्यकता है? योगेंद्र जी, गंभीर चर्चा तो हुई होगी जब सन 85 में दल बदल कानून लाया गया, तब उससे पहले गंभीर चर्चा हुई होगी। उस समय का आप चीजें देखिए, तो पूरी पार्टी की पार्टी सरकारों ने दल बदल लिया। हरियाणा का क्या रहा, भजनलाल ने तो रातों रात ये कर लिया। ये आज ही नहीं हो रहा है। सबसे ज्यादा फेमस हरियाणा ही रहा, उद्गम स्थल जो है वो हरियाणा ही है इसका। नहीं, और भी छोटे प्रदेशों में ऐसा हुआ है कि कभी पूरा दल कांग्रेस में मिला दिया, या कांग्रेस के कुछ लोग टूट के दूसरे दलों में जाए बैठे, सरकारें बना ली। ये पूर्व में भी हो चुके हैं। अब यदि दल बदल कानून का मतलब हम गहराई से उसको पढ़े बाद में, तो उसकी आलोचना में भी कुछ चीजें आई है कि मान लो कोई सांसद है, विधायक है, वो अपने दल से, किसी दल से चुना गया, किसी भी दल से, उसकी उससे ना इत्तेफाकी हो जाती है, उस दल की किसी नीति से यदि वो मतलब सहमत नहीं है, वो दल छोड़ना चाहता है और लेकिन अपनी सदस्यता रखना चाहता है, तो उसके लिए क्या रास्ता है? तो उसके लिए 2/3 का रास्ता दिया गया कि भाई 2/3 एक साथ यदि होते हैं तो उसको दल बदल नहीं माना जाएगा, उसका दल का विभाजन माना जाएगा। तो मतलब कई चीजें, प्रावधान बड़े अच्छे किए गए हैं। मतलब इतनी बड़ी संख्या रखी गई है, बड़ी संख्या यदि समूह में इतने सारे लोग एक साथ एक अलग विचार रखते हैं अपने दल से, तो उनको कहीं ना कहीं मौका देने वाली बात, मतलब यदि हम इसके एक समय का एक छोटा सा सवाल हो रहा है। अब जिन राज्यों में चुनाव होगा उससे पहले ये
टूट जो हो रही है पार्टियों में, क्योंकि अब सबसे मेन जो टारगेट है उत्तर प्रदेश है बीजेपी का, अगर टूट जो होती है तो एक मानसिक रूप से भी एक परेशान करने वाली होती है कि सामने वाले को तोड़ दो मेंटली, या उस पर एक मानसिक प्रेशर के लिए भी कहा जा सकता है इसे। ये राजनीतिक दल अपनी रणनीति बना दें। अब सबसे बड़ी टूटे क्या उत्तर प्रदेश में होंगी, कि उत्तर प्रदेश में फरवरी में चुनाव है। ऐसा नहीं है कि मतलब सपा टूटेगी या बसपा या कांग्रेस, भाजपा में भी काफी लोग ऐसे होंगे वहां जिनको टिकट नहीं मिलेगा, वो दूसरे दल में जाएंगे, क्योंकि जिनको चुनाव ही लड़ना है, पहले भाजपा से जीत चुके होंगे, भाजपा यदि इस बार उनको टिकट नहीं देगी तो भाजपा छोड़ के भी किसी अन्य दल में जाने की कोशिश करेंगे जिसका वहां प्रभाव होगा। इसी तरीके से दूसरे दलों के इधर उधर होंगे। उत्तर प्रदेश में तो बड़ा घमासान होगा इससे, मतलब वहां फरवरी मार्च में चुनाव है, आप देखिएगा उससे पहले जब ये लोगों को लगने लगाएगा कि यार मुझे टिकट नहीं मिल रहा, तो वो दल बदलेंगे और राजनीतिक दल इस चीज को भी लपकेंगे कि भाई वो नेता है या वो विधायक जो उस इलाके में प्रभावशाली है उसको लिया जाए। राजनीतिक दल भी कोई कोताही नहीं बरतेंगे लेने में, उनको तो वहां संख्या गिननी होती है, बहुमत का आंकड़ा कैसे जुटाया जाए विधानसभा में, तो कौन जीत सकता है कौन नहीं जीत सकता। पैमाना तो राजनीतिक दलों के सामने वो ही रहता है कि चुनाव कौन जीत सकता है। जी योगेंद्र जी। चले, मैं बिल्कुल, पैमाना तो यही होता है। देखिए, मैं तो पहले भी कहा, दागी हो या बागी, टिकट उसी को दिया जाता है जो जिताऊ हो, और टिकाऊ तो अब इसमें से आप डिलीट कर दिए, जिताऊ होना चाहिए कि एक बार के लिए तुमने तालियां बजवा दी, माला पहना दी, गुलाल लगवा दी, टिकाऊ वो नहीं है, कोई बात नहीं है। पहले हम बच्चे थे सुना करते थे कि बिन पैंदे का लोटा वो कभी भी गुड़ सकता है, तो आज की सियासत में ये सटीक बैठता है, बुजुर्गों के मुंह से, बड़ों से जो सुना करते थे। तो श्याम जी, अब जिताऊ की ओर फोकस हो गया, टिकाऊ तो आप डिलीट कर दीजिए। देखिए, सही बात है, राजनीति में संख्या बल सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, और संख्या बल में वही है कि जीत करके आए और वो हमारे पक्ष में माहौल रखे, वही सबसे बड़ा कायम है। यूपी का चुनाव और पंजाब का चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है, और दोनों ही देखिए वहां आप पार्टी को किस प्रकार से बेदखल करके सत्ता से बाहर किया जाए। तो आपने देख लिया कि 7 राज्यसभा के सांसदों को तोड़ करके लाने का काम किया। अब कैसे भगत साहब भगवान मान अपने पार्टी के विधायकों को खारिज करती है सर, बीजेपी इस बात को खारिज करती है कि हमने तोड़ा किसी को भी नहीं है, ना हमने किसी को प्रलोभन दिया है। उनको लगता है कि राष्ट्र निर्माण में उनकी महती भूमिका होनी चाहिए, इस वजह से वो आ रहे हैं, और उसके लिए खुले द्वार है, कोई भी आ सकता है। अब देखिए योगेंद्र जी, क्योंकि बीजेपी के फायदे की बात है इसलिए वो अपने अनुसार बोल रहे हैं। अगर बीजेपी के नुकसान वाली बात हो तो कहेंगे देखिए तोड़फोड़ हो रही है, बहुत कुछ हो रहा है। अब यूपी के अंदर बहुत कुछ होना है। देखिए दोनों ही पार्टी वहां पर, बीजेपी भी सशक्त है और सपा वाले जो अखिलेश भी अपने आप में कुछ अच्छी स्थिति में, कुछ पॉकेट्स में है उनका प्रभाव। तो वहां पर तोड़फोड़ कैसे होगी, ये बहुत बड़ा रोचक मामला अभी दिखेगा कि अभी 2-3 महीने का समय है। जिस प्रकार रामगोपाल यादव ने को खनन के मामले में एफआईआर दर्ज करके जिस प्रकार से अमित शाह को पत्र लिखा है कि हम तो आपका समर्थन करना चाहते थे, अभी ये सब चीज जो बदल रहा है, भाव बदल रहा है, जिस प्रकार का माहौल यूपी और पंजाब में हो रहा है, वो आप देखिएगा निश्चित तौर पर भाजपा बड़ी चिंतित इसलिए है कि यूपी में अगर कायम नहीं रहा हमारा शासन तो फिर देश में भी बड़ी अलग तरह की स्थिति पैदा हो जाएगी। यूपी देश का दिशा बदलने का काम यूपी और बिहार करता हो सकता है, जिसे यूपी इलेक्शन से पहले पास कराएंगे। और यह भी एक चर्चा है कि इस बिल को पास कराने के बाद में जिन 4 राज्यों में चुनाव होने वाले हैं 2027 के, उसको प्री भी कर सकते हैं कि उन्हें थोड़ा और जल्दी करा दिया जाए। खैर ये एक अब चर्चा है, लोगों का ऐसा आंकलन है, मानना है। श्याम जी, आपके पास में जाना चाहूंगा मैं। एक बात मैं आपसे समझना चाहूंगा कि चले एक नेता जो होता है या सांसद विधायक जो भी एक टूट करके जा रहे हैं, लेकिन उनकी आस्था एक बहुत बड़े बल के वोटर के रूप में होती है, वो वोट डालते हैं उन्हें, उस पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूएंसी भी और असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी के लोग भी उसे चुन करके भेजते हैं। ऐसी पोजीशन में वहां की पब्लिक भी शिफ्ट कर जाती है, या उनकी मनोस्थिति जो है उस पर एक कुठाराघात होता है, या सोचती है पब्लिक, या ये देखती है कि कोई नहीं, क्या फर्क पड़ रहा है कि वोट डालना है हमें। देखिए योगेंद्र जी, उस पब्लिक से पूछा कहाँ जाता है। वोट के आधार पर जीतते तो उनसे, जिस पार्टी के आधार पर वो सांसद बनते हैं, जब जाती वक्त ना तो पार्टी से पूछते हैं ना उन पब्लिक से पूछते हैं जिनके प्रतिनिधित्व करते हैं। तो लोकतंत्र में जिस प्रकार का माहौल बदल रहा है, पिछले 3 महीने में 39 सांसदों ने अपने हृदय को परिवर्तन किया है। ये
देखिए निश्चित तौर पर सांसदों के लिए स्वार्थों की पूर्ति हो सकती है, लेकिन लोकतंत्र में जिस प्रकार का माहौल कायम हो रहा है, वो कभी भी ये नहीं कहा जा सकता है कि लोकतंत्र इससे सुरक्षित रहने वाला है। अब सत्ताधारी पार्टी विभिन्न प्रकार के प्रलोभन देकर के लोकतंत्र को क्या खतरा होगा? लोकतंत्र को क्या खतरा होगा? वो तो सारे के सारे भारतीय ही हैं, वो राष्ट्र निर्माण से जुड़ रहे हैं। आप देखिएगा कि के स्वतंत्र लोकतंत्र, निष्पक्ष लोकतंत्र जो कायम करने की परंपरा रही है, जिसकी पार्टी के आधार पर आप जीत के आए हो, उसको आप धोखा दे करके आ रहे हो, तो लोकतंत्र में कहाँ स्वच्छता रही, कहाँ शुचिता रही? ये मान मर्यादा का जो कायम रहता था पुराने लोगों में, वो अब बिल्कुल अलग कमर्शियल टाइप हो गया है। राजनीति भी अब राजनीतिक सेवक के रूप में नहीं हो रही है, अब कमर्शियल तरीके से राजनीति हो रही है। अब आप, ये सही बात है, राजीव जी सही कह रहे थे कि डीलिमिटेशन का बिल गिरने के बाद अमित शाह और नरेंद्र मोदी जो आहत लेकर के घूम रहे हैं, उसका बदला किस प्रकार से दिया जाए, क्योंकि वो उनकी रणनीति थी कि ये सब लोग बाहर चले जाएंगे पार्लियामेंट से और हमारा बिल पारित हो जाएगा, लेकिन वो सपना पूरा नहीं हुआ। अब वो सपना पूरा कैसे होगा? देखिए अभी तक तो इनको लोकसभा अध्यक्ष को आप पत्र दे देंगे। अभी देखिए कि जो राहुल उद्धव ठाकरे की पार्टी ने 18 जून को दिल्ली में अपने व्हिप जारी करके पार्टी की बैठक बुलाई है और उनको कहा है कि अगर पार्टी की व्हिप अगर नहीं मानोगे तो आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। अब इस डिस्क्वालीफाई को मानेगा कौन? अगर लोकसभा अध्यक्ष निर्णय सही तरीके से करेगा तो फिर कुछ होगा, क्योंकि लोकसभा में भी जिस प्रकार से अभी भी टीएमसी वालों को, मैं इसमें संशोधन कर दूं, व्हिप जो है वो सदन में ही मान्य होता है, सदन के बाहर उसकी कोई मतलब वो नहीं है। ये एक ठीक है कहने में, वो पार्टी कह रही है कि हमने व्हिप कर दिया, लेकिन उसकी कोई वैधानिकता नहीं है। वैधानिकता तभी है, देखिए व्हिप का सीधा मतलब है हाउस के अंदर लागू होती है व्हिप। हाँ, हाउस के अंदर लागू नहीं, लेकिन वो पार्लियामेंट्री कमेटी जो संसदीय बोर्ड की बैठक बुला रहे हैं उस पार्टी की, इसलिए व्हिप जारी कर रहे हैं। देखिए आप लोकसभा के नहीं, ये जो आप कह रहे हो उसमें अगर वो पार्टी की बैठक करते हैं उसके लिए व्हिप जारी करते हैं तो वो उस तरह से लायक होती है। ये नहीं कि आप केवल लोकसभा का सत्र चल रहा हो और लोकसभा के संसदीय, अब आप जिस तरह से विधि विशेषज्ञों ने कहा है कि भाई उन्होंने व्हिप जारी करके कहा है कि हम पार्टी की बैठक करना चाहते हैं, संसदीय दल की बैठक में आना आवश्यक है। अब आप ये जरूरी है लोकसभा का सत्र चले तो ही संसदीय दल की बैठक होती है। संसदीय दल की बैठक कभी भी उनका नेता बुला सकता है। अब बुलाइए, आप देखिए कानूनी तौर पे किस प्रकार से क्या होगा पता नहीं। टीएमसी के लोगों को भी अभी तक अलग दल का मान्यता नहीं दे पाए लोकसभा अध्यक्ष, क्योंकि अभी भी विचार। लेकिन ये है कि जब अगर लोकसभा में डिलिमिटेशन का बिल आएगा उस वक्त ये सांसद अपने अधिकारों का प्रयोग ये करेंगे कि उस लोकसभा से बाहर चले जाएंगे, तो मौजूदा स्थिति में 2/3 बहुमत वाला हासिल करने की स्थिति आ जाएगी। तो ये इस तरह की जो बन रही है, अब वो किस तरह का माहौल बनेगा किस तरह का नहीं बनेगा अलग बात है। लेकिन देखिएगा वो, देखिए सपा वाले भी आजकल वहां पे भी कुछ हलचल तेज है। अब आपने देखा कि अभी थोड़े दिन पहले ही देखिएगा कि अखिलेश जी की पत्नी ने कहा कि मेरी बेटी को लेकर जो कुछ हो रहा है, लेकिन वहां भी एक दावा कर रहे हैं सुहेल देव और देखिएगा ओम प्रकाश जो मंत्री हैं, उन्होंने दावा किया है कि वहां पे भी बड़ी, उन्होंने कहा है, दरअसल राजभर का ये कहना है कि पिछले दिनों राम गोपाल यादव ने अमित शाह को एक चिट्ठी लेटर टाइप कुछ थमाया था। उसके बाद वो कह रहे हैं कि टीएमसी से भी बुरा हाल होगा समाजवादी पार्टी का। उधर अखिलेश ने काउंटर किया है कि बीजेपी के कई विधायक हमारे संपर्क में हैं, वो बीजेपी छोड़ करके समाजवादी पार्टी का दामन थामना चाहते हैं। चले मैं वापस आ रहा हूं एक बार वापस आप लोगों के पास में, मैं ओम जी का रुख करना चाहूंगा। तो ओम जी, मैं ये जानना चाहूंगा, आपको दर्शक भी समझना चाहेंगे कि अब ये जो दौर है, ये अभी तो जैसे मैंने राजीव जी से भी पूछा था, चलेगा, अभी ये रुकने वाला नहीं है और ये एक संख्या बल का भी एक आधार हो सकता है। तो उसके बाद में एक बड़ा कुछ कर सकती है बीजेपी, लाइक जो महिला आरक्षण बिल है उसको लेकर के, क्योंकि उस बिल के एक टीस है मोदी अमित शाह के कि वो हमें पास करवाना है और अभी मुझे लगता है कि इसी सत्र में आने वाले में पास कराएंगे। संख्या बल दोनों ही हाउस में उन्हें जुटाना जो होना चाहिए 2/3 वाला, वो इस हिसाब से वो जुटा लेंगे। 313 के आसपास, उससे प्लस सांसद इनके पास में हो जाएंगे। अब देखिए, इस विभाजन को समझने के लिए और जानने के लिए तो इन्वेस्टिगेशन जर्नलिज्म का इस्तेमाल अगर करेंगे तो सब कुछ सामने आ जाता है कि बड़े तरकीब से
जो भी सत्ताधारी दल के रणनीति का निर्माण करने वाले हैं, उन्होंने कुछ इस तरीके से चीजें बांट करके देखी है कि जिसमें सबसे पहले जातियां जीवित हो गई हैं, वर्ण जीवित हो गए हैं, पुरानी चीजें जीवित हो गई हैं, और उसके साथ साथ में उनकी इच्छाएं आकांक्षाएं बहुत ज्यादा बढ़ी हुई हैं, और उनकी पूर्ति उनके उस दल में नहीं हो रही जिस दल में वो अभी तक बैठे हैं, जिनसे समझ रहे थे वो। उनको लगता है कि हमें यहाँ से बाहर निकलना चाहिए और उसके साथ में जुड़ना चाहिए, जिससे कि हम अपनी वो पूरी कर सकें। और उसमें लालच भी है, ग्रीड भी है, लेकिन वो जो मॉरलिटी का एक कंसेप्ट जो डेमोक्रेसी में हुआ करता था या राजनीति में हुआ करता था, वो कंसेप्ट बुरी तरह से किल हो रहा है। हम इसमें कितने ही ताकतवर बना लें, चाहे वो मोदी जी को और अमित शाह साहब को कितना लाभ पहुंचे, चाहे किसी और को पहुंच रहा हो, लेकिन इससे देश का जो डेमोक्रेटिक ढांचा है वो बड़ा हिल रहा है। उसको बड़े सारे इंस्टीट्यूशंस जिस तरीके से काम करने लगे हैं, किसी के बारे में आप ये नहीं कह सकते कि अब स्वतंत्र रूप से काम कर रहा है। जुडिशरी के बारे में इस तरह के आक्षेप लगने लगे। विधायिका के आप देख ही रहे हैं कि लोग पैसे लेकर के इधर से उधर जाने का सिलसिला बनना, तो ये खुशी का मौका नहीं है, ये तकलीफ का मौका है। और इसको उसी तरीके से उसी निगाह से देखना चाहिए कि डेमोक्रेसी है ये, इसमें विचारधाराओं का तो सम्मान होना चाहिए। विचारधाराओं के तहत लोग जहाँ इकट्ठा होकर के कुछ डिमांड करते हैं, प्रदेश की करते हैं या अपने दल की करते हैं, तो वो महत्वपूर्ण है, उसके बारे में कोई ऐतराज की बात नहीं होनी चाहिए। लेकिन उसे हासिल करने के लिए जो संख्या बल जुटाया जाता है वो अपने आप में बड़ा खतरनाक है। और ये आज अच्छा लग सकता है, लेकिन कल कैसा होगा ये देख करके बड़ा दिल दहलता है कि ये तो बड़ा खतरनाक हो रहा है। अब वो डेमोक्रेटिक सेटअप ही नहीं रहा। आप और मैं इस तरह से बात करके सोच रहे हैं, ये सोचना बंद हो रहा है योगेंद्र जी। ये बड़ी दिक्कत की बात है, क्योंकि हमें ऐतराज नहीं है दक्षिण पंथ से, वाम पंथ से, मध्यम मार्ग, हम सबको समझना चाहते हैं। सबकी जो आकांक्षा है, आइडियोलॉजी का नहीं तो आप सब कुछ आइडियोलॉजी कहीं किसी की नहीं बची है। मैं इसलिए बोल रहा हूँ ये बात कि क्या कहते हैं, राजीव जी ने बोला मैं बिल्कुल न दक्षिण पंथ के फेवर में हूँ, न वाम पंथ के फेवर में हूँ, न मैं मध्यम मार्ग के। इस वक्त मैं एक पत्रकार हूँ और जो इन्वेस्टिगेशन के निगाह से चीजों को देख रहा है कि हम वोट कहाँ से जुटते हैं, वोट कैसे जुटाए जाते हैं, संख्या बल कैसे बढ़ाया जाता है, इसकी बात आइडियोलॉजी कोई बची भी नहीं है। आइडियोलॉजी अब कोई बची भी नहीं है। तो चले मैं ये विवाद का विषय, अपन इस पे डिसएग्री चले मैं राजीव जी का रुख करना चाहूंगा। राजीव जी, एक चीज तो तय है कि आज जो टूट हो रही है, हम इस पे चर्चा कर रहे हैं कि लोग बीजेपी के नजदीक जा रहे हैं या बीजेपी पे आरोप लग रहे हैं कि विपक्ष जिनके लोग टूट के जा रहे हैं उन पे कि पैसे देने के आरोप लग रहे हैं। लेकिन आपको ध्यान होगा कि ये टूट, इधर से उधर जाना, धड़े के धड़े गायब हो जाना, उसके बाद में राजीव गांधी के समय दल बदल विधेयक भी आया। तो 85 में राजीव गांधी के टाइम ही आया था ये। तो ये एक बात कही जा सकती है यहाँ पे कि भारत के लोकतंत्र में आज का जो दिन हम देख रहे हैं ये भी विरासत में ही मिला है कि हाँ, ये भी एक रूट होता है, ऐसा भी होना चाहिए। तो इसको लेकर के कभी गंभीर चर्चा पहले नहीं हुई कि आज इसकी आवश्यकता है? योगेंद्र जी, गंभीर चर्चा तो हुई होगी जब सन 85 में दल बदल कानून लाया गया, तब उससे पहले गंभीर चर्चा हुई होगी। उस समय का आप चीजें देखिए, पूरी पार्टी की पार्टी सरकारों ने दल बदल लिया। हरियाणा का क्या रहा, भजनलाल ने तो रातों रात ये कर लिया। ये आज ही नहीं हो रहा है। सबसे ज्यादा फेमस हरियाणा ही रहा, उद्गम स्थल जो है हरियाणा ही है इसका। नहीं, और भी छोटे प्रदेशों में ऐसा हुआ है कि कभी पूरा दल कांग्रेस में मिला दिया, या कांग्रेस के कुछ लोग टूट के दूसरे दलों में जाए बैठे, सरकारें बना ली। ये पूर्व में भी हो चुके हैं। अब यदि दल बदल कानून का मतलब हम गहराई से उसको पढ़े बाद में, तो उसकी आलोचना में भी कुछ चीजें आई है कि मान लो कोई सांसद है, विधायक है, वो अपने दल से, किसी दल से चुना गया, किसी भी दल से, उसकी उससे ना इत्तेफाकी हो जाती है, उस दल की किसी नीति से यदि वो मतलब सहमत नहीं है, वो दल छोड़ना चाहता है और लेकिन अपनी सदस्यता रखना चाहता है, तो उसके लिए क्या रास्ता है? तो उसके लिए 2/3 का रास्ता दिया गया कि भाई 2/3 एक साथ यदि होते हैं तो उसको दल बदल नहीं माना जाएगा, उसका दल का विभाजन माना जाएगा। तो मतलब कई चीजें, प्रावधान बड़े अच्छे किए गए हैं। मतलब इतनी बड़ी संख्या रखी गई है, बड़ी संख्या यदि समूह में इतने सारे लोग एक साथ एक अलग विचार रखते हैं अपने दल से, तो उनको कहीं ना कहीं मौका देने वाली बात, मतलब यदि हम इसके एक समय का एक छोटा सा सवाल हो रहा है,
अब जिन राज्यों में चुनाव होगा उससे पहले ये टूट जो हो रही है पार्टियों में, क्योंकि अब सबसे मेन जो टारगेट है उत्तर प्रदेश है बीजेपी का, अगर ये इसी टूट जो होती है तो एक मानसिक रूप से भी एक परेशान करने वाली होती है कि सामने वाले को तोड़ दो मेंटली, या उस पर एक मानसिक प्रेशर के लिए भी कहा जा सकता है इसे। ये राजनीतिक दल अपनी रणनीति बनाते हैं। अब सबसे बड़ी टूटें क्या उत्तर प्रदेश में होंगी, कि उत्तर प्रदेश में फरवरी में चुनाव है। ऐसा नहीं है कि मतलब सपा टूटेगी या बसपा या कांग्रेस, भाजपा में भी काफी लोग ऐसे होंगे वहां जिनको टिकट नहीं मिलेगा, वो दूसरे दल में जाएंगे, क्योंकि जिनको चुनाव ही लड़ना है, पहले भाजपा से जीत चुके होंगे, भाजपा यदि इस बार उनको टिकट नहीं देगी तो भाजपा छोड़ के भी किसी अन्य दल में जाने की कोशिश करेंगे जिसका वह प्रभाव होगा। इसी तरीके से दूसरे दलों के इधर उधर होंगे। उत्तर प्रदेश में तो बड़ा घमासान होगा इससे, मतलब वह फरवरी मार्च में चुनाव है, आप देखिएगा उससे पहले जब ये लोगों को लगने लगेगा कि यार मुझे टिकट नहीं मिल रहा, तो वो दल बदलेंगे और राजनीतिक दल इस चीज को भी लपकेंगे कि भाई वो नेता है या वो विधायक जो उस इलाके में प्रभावशाली है उसको लिया जाए। राजनीतिक दल भी कोई कोताही नहीं बरतेंगे लेने में, उनको तो वहां संख्या गिननी होती है, बहुमत का आंकड़ा कैसे जुटाया जाए विधानसभा में, तो कौन जीत सकता है कौन नहीं जीत सकता। पैमाना तो राजनीतिक दलों के सामने वही रहता है कि चुनाव कौन जीत सकता है। जी योगेंद्र जी। चले, मैं बिल्कुल, पैमाना तो यही होता है। देखिए, मैं तो पहले भी कहा, दागी हो या बागी, टिकट उसी को दिया जाता है जो जिताऊ हो, और टिकाऊ तो अभी इसमें से आप डिलीट कर दिए, जिताऊ होना चाहिए कि एक बार के लिए तुमने तालियां बजवा दी, माला पहना दी, गुलाल लगवा दी, टिकाऊ वो नहीं है, कोई बात नहीं है। पहले हम बच्चे थे सुना करते थे कि बिन पैंदे का लोटा वो कभी भी गिर सकता है, तो आज की सियासत में ये सटीक बैठता है, बुजुर्गों के मुंह से, बड़ों से जो सुना करते थे। तो शांति, अब जिताऊ की ओर फोकस हो गया, टिकाऊ तो आप डिलीट कर दीजिए। देखिए, सही बात है, राजनीति में संख्या बल सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, और संख्या बल में वही है कि जीत करके आए और वो हमारे पक्ष में माहौल रखे, वही सबसे बड़ा कायम है। यूपी का चुनाव और पंजाब का चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है, और दोनों ही देखिए वहां आप पार्टी को किस प्रकार से बेदखल करके सत्ता से बाहर किया जाए। तो आपने देख लिया कि 7 राज्यसभा के सांसदों को तोड़ करके लाने का काम किया। अब कैसे भगत साहब भगवान मान अपने पार्टी के विधायकों को खारिज करती है सर, बीजेपी इस बात को खारिज करती है कि हमने तोड़ा किसी को भी नहीं है, ना हमने किसी को प्रलोभन दिया है। उनको लगता है कि राष्ट्र निर्माण में उनकी महती भूमिका होनी चाहिए, इस वजह से वो आ रहे हैं, और उसके लिए खुले द्वार है, कोई भी आ सकता है। अब देखिए योगेंद्र जी, क्योंकि बीजेपी के फायदे की बात है इसलिए वो अपने अनुसार बोल रहे हैं। अगर बीजेपी के नुकसान वाली बात हो तो कहें देखिए तोड़फोड़ हो रही है, बहुत कुछ हो रहा है। अब यूपी के अंदर बहुत कुछ होना है। अब देखिए दोनों ही पार्टी वहां पर, बीजेपी भी सशक्त है और सपा वाले जो अखिलेश भी अपने आप में कुछ अच्छी स्थिति में, कुछ पॉकेट्स में है उनका प्रभाव। तो वहां पर तोड़फोड़ कैसे होगी, ये बहुत बड़ा रोचक मामला अभी दिखेगा कि अभी 2-3 महीने का समय है। जिस प्रकार रामगोपाल यादव ने को खनन के मामले में एफआईआर दर्ज करके जिस प्रकार से अमित शाह को पत्र लिखा है कि हम तो आपका समर्थन करना चाहते थे। अब ये सब चीज जो बदल रहा है, भाव बदल रहा है, जिस प्रकार का माहौल यूपी और पंजाब में हो रहा है, वो आप देखिएगा निश्चित तौर पर भाजपा बड़ी चिंतित इसलिए है कि यूपी में अगर कायम नहीं रहा हमारा शासन तो फिर देश में भी बड़ी अलग तरह की स्थिति पैदा हो जाएगी। यूपी देश का दिशा बदलने का काम यूपी और बिहार करता है। अब देखिए बिहार में तो उन्होंने माहौल अपने पक्ष में कर लिया, लेकिन यूपी में जिस प्रकार का माहौल अगर कायम रहेगा बीजेपी का, तो हो सकता है कि फिर से सत्ता जो 2029 में आनी है, जिस प्रकार का माहौल अभी से पैदा किया जा रहा है, डिलिमिटेशन का माहौल कैसे बनकर के पारित हो जाए, क्योंकि महिला आरक्षण बिल तो पारित है, सर्वसम्मति से पारित है, वो तो लागू होने में कोई दिक्कत नहीं, लेकिन डिलिमिटेशन होकर के लागू हो। वो चाहते हैं कि भाई हमारे अनुसार पार्लियामेंट की सीटों का बंटवारा हो जाए और हम किस प्रकार से देश में फिर से सत्ता में आ सके। खेल उसका चल रहा है। अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में चुनाव होंगे, पता नहीं क्या होगा, अभी कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन आज की स्थिति में तो भाजपा चाहती है कि हम फिर से किस प्रकार से चौथी बार शासन में आए और 2042 तक की बात अगर भाजपा सपने देखती है तो देखना चाहिए किसी को भी दल को। तो बहुत सारी अलग अलग परिस्थितियां हैं। मैं माफी चाहूंगा सर, रोकना चाहूंगा क्योंकि आज लाजमी था, आप लोगों से मैं समझना भी चाह रहा था कि, और सोच रहे कि पॉलिटिकल बहस की बजाय जर्नलिस्टों से इस पर चर्चा की जाए तो ज्यादा बेहतर होगा। आप लोगों ने बड़े बखूबी से और बारीकी से चीजों को बताया है। समय की सीमा है, हम रोकना चाहेंगे खैर, लेकिन ये टूट जो है ये को आखिरी नहीं है और पहली बार भी नहीं है। इससे पहले भी मैंने कहा ना कि
टूट पहले से होती रही है और लोकतंत्र में ये कि विरासत में मिली आज की पीढ़ी को कि यहाँ पहले भी टूट हुई है, तो ऐसे गलियां तो पहले से निकली हुई हैं। वही दल बदल कानून भी आ गया, सब कुछ हो गया, लेकिन उसकी गलियां भी निकली हुई हैं। रास्ते कैसे निकलते हैं, और जिसके पास में ताकत होती है रास्ता उसी के साथ बन भी जाता है। सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। खास खबर में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।